आप देख रहे हैं छल भाग 1। अरे दीदी आप आ गई। आप तो 3 दिन बाद आने वाली थी ना। शालू ने बड़ी हैरानी के साथ अपनी सीनियर वर्तिका से पूछा। वर्तिका, हाँ गई तो मैं 1 हफ्ता सोचकर थी, पर इन प्यारे प्यारे बच्चों के बिना मेरा घर पर मन ही नहीं लगा, इसीलिए मैं जल्दी आ गई। शालू, सही किया दीदी आपने। वैसे भी मैं आपको बहुत मिस कर रही थी और सारे बच्चे भी आपके बिना उदास थे। दीदी, आप इस हॉस्टल के वार्डन हैं और यहाँ आने वाले सभी बच्चे आपको बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि आप उन्हें बहुत प्यार करती हैं। इसीलिए बच्चे आपकी सभी बात मानते हैं। दीदी, 3 दिन पहले एक 8-9 साल की बहुत प्यारी बच्ची इस हॉस्टल में आई है। वह बहुत उदास रहती है। उसने 3 दिनों से ठीक से खाना भी नहीं खाया है। मैंने बहुत कोशिश की, पर उसके चेहरे की उदासी खत्म नहीं हुई। मैं इसीलिए आपका इंतजार कर रही थी कि आप ही उस बच्ची के चेहरे पर मुस्कान ला सकती हैं। शालू ने अपनी बात स्पष्ट की। कब आई वह बच्ची? वर्तिका ने पूछा। आज 3 दिन हो गए दीदी। उसके पापा उसे छोड़ने आए थे। जब वह जाने लगे तो बच्ची बहुत रो रही थी। वह यहाँ हॉस्टल में रुकना नहीं चाहती थी, पर उसके पापा ने उसे डांट कर चुप करा दिया। वह मासूम बच्ची डांट खाकर चुप हो गई। दीदी, मुझे तो वह आदमी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वह तो उस बच्ची के साथ ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे वह उसका पिता नहीं, कोई अनजान व्यक्ति हो। शालू ने वर्तिका से बताया। चलो, मैं उस बच्ची के पास चलती हूँ, वर्तिका ने कहा और वह शालू के साथ उस बच्ची से मिलने चल दी। वर्तिका जब उस बच्चे के रूम में पहुंची तो वह चुपचाप अपनी किताबें गोद में रखकर शून्य में कुछ खोज रही थी। वर्तिका को देखकर उस लड़की के रूम पार्टनर खुश होकर अपने वार्डन से लिपट गई और बोली, मैडम आप कब आई? वर्तिका ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी थोड़ी देर पहले आई हूँ। अपने रूम पार्टनर की बात सुनकर उस बच्चे ने चौंक कर उधर देखा जहाँ वर्तिका खड़ी थी। वर्तिका मुस्कुराते हुए उस बच्चे के पास आई और उसके पास बैठकर बड़े प्यार से बोली, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? उस बच्चे ने धीरे से कहा, पीहू। वर्तिका ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, तुम्हारा नाम तो बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम्हारा नाम किसने रखा है? वर्तिका ने फिर पूछा। वर्तिका की बात सुनकर उस बच्चे के चेहरे पर उदासी छा गई और आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने धीरे से कहा, मेरी मम्मा ने। क्या तुम्हें अपनी मम्मा की याद आ रही है? वर्तिका ने धीरे से कहा। फिर रुककर पूछा, मम्मा से फोन पर बात करोगी? वर्तिका ने बहुत प्यार से पूछा। उसकी बात सुनकर पीहू ने कहा, मैं अपनी मम्मा से फोन पर बात नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी मम्मा भगवान के घर चली गई हैं। यह कहते हुए पीहू की आंखों में आंसू आ गई। पीहू की बात सुनकर वर्तिका के साथ शालू के चेहरे पर दुख की लकीरें दिखने लगी। वर्तिका ने तुरंत बात बदलते हुए कहा, पीहू बेटा, क्या आपकी मम्मा बहुत अच्छी थी? वर्तिका की बात सुनकर पीहू के चेहरे पर पहली बार मुस्कान फैल गई। हाँ मैडम, मेरी मम्मा बहुत सुंदर थी और अच्छी थी। वह सभी के साथ बहुत प्यार से बात करती थी। मेरे घर में काकी अम्मा काम करती हैं। वह मेरी मम्मा को देवी कहती थी। एक दिन मैंने काकी अम्मा से पूछा, आप मम्मा को देवी क्यों कहते हो? तब उन्होंने कहा कि तुम्हारी मम्मा सभी की मदद करती हैं, इसीलिए मैं इन्हें देवी कहती हूँ। पीहू ने खुश होकर वर्तिका को बताया, पर पता नहीं मम्मा को क्या हो गया, वह बहुत बीमार रहने लगी। उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया और एक दिन वह रात में सोई, फिर सुबह उठी ही नहीं। मैंने उन्हें बहुत उठाया पर वह कुछ नहीं बोल रही थी। तब काकी अम्मा ने कहा कि मेरी मम्मा भगवान के पास चली गई। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग अच्छे होते हैं उन्हें भगवान अपने पास बुला लेते हैं। पीहू ने उदास होकर कहा। यह कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वर्तिका भी पीहू की बात सुनकर उदास हो गई और उसने पीहू का ध्यान अलग हटाने के लिए दूसरी बात करने लगी। तुम्हारी काकी अम्मा ने बिल्कुल ठीक कहा, जो लोग अच्छे होते हैं उन्हें भगवान अपने पास बुला लेते हैं। पर तुम्हारे पापा तुम्हारे पास हैं, तुम उनके बारे में कुछ बताओ। पापा अच्छे नहीं हैं, वे बहुत गुस्सा करते हैं। पहले जब मम्मा बीमार नहीं थी तो वह मुझसे और मम्मा से प्यार करते थे, पर जब से मम्मा बीमार हुई वह मम्मा से गुस्सा रहते थे। मम्मा बहुत रोती थी। मम्मा को देखने जो डॉक्टर आंटी आती थी, पापा उनसे बहुत अच्छे से बात करते थे,
पर मम्मा पर गुस्सा होते थे। काकी अम्मा ने मुझे बताया कि पापा उनको मेरी नई मम्मा बनाने वाले हैं। उनके कहने पर ही पापा ने मुझे यहाँ हॉस्टल में छोड़ दिया है। पीहू ने बहुत दुखी होकर यह बात वर्तिका को बताई, जिसे सुनकर वर्तिका को पीहू के पापा से नफरत सी हो गई। पीहू ने कहा, मैडम आप मेरी मम्मा के फोटो देखेंगी? वर्तिका जैसे सोते से जाग गई। उसने कहा, हाँ जरूर, मुझे दिखाओ, मैं भी तो देखूं मेरे गुड़िया जैसी पीहू की मम्मा कैसी हैं। पीहू ने तकिए के नीचे से एक तस्वीर निकाली और वर्तिका को दिखाते हुए कहा, मैडम ये मेरी मम्मा है, ये मैं हूँ और ये मेरे पापा हैं। पीहू के पापा की तस्वीर देखकर वर्तिका चौंक गई। उस पर जैसे बिजलियां सी टूट पड़ी। जिस व्यक्ति को उसने एक बुरा सपना समझकर भुला दिया था, वह आज हकीकत बन उसके सामने एक बार फिर खड़ा हो गया था। मैडम देखिए मेरी मम्मा कितनी सुंदर हैं, पीहू ने खुश होकर वर्तिका से कहा। वर्तिका को पीहू की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। वह तो अतीत के गलियारों में दौड़ने लगी। तभी पीहू ने वर्तिका को हिलाते हुए कहा, मैडम आप कहाँ खो गई? वर्तिका ने खुद को संयमित करते हुए कहा, नहीं नहीं पीहू, मुझे कोई जरूरी काम याद आ गया है, इसीलिए मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। थोड़ी देर बाद में तुम्हारे पास आकर इन तस्वीरों को देखूंगी। इतना कहकर वर्तिका जल्दी से पीहू के कमरे से बाहर निकल गई, जैसे उसका कोई पीछा कर रहा हो। वर्तिका को अचानक वहां से जाता हुआ देखकर शालू को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह वर्तिका को बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि वर्तिका के लिए बच्चों की खुशी से ज्यादा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। शालू को वर्तिका का वहां से जाना कुछ अजीब लगा, पर वह कुछ समझ नहीं सकी। फिर उसने लंबी सांस ली, वह भी वहां से चली गई। वर्तिका सीधे अपने कमरे में चली गई। आज रविवार था, इसीलिए उसे ऑफिस में बैठना जरूरी नहीं था। वर्तिका ने कमरे में पहुंचकर दरवाजा बंद कर लिया और बिस्तर पर बैठकर लंबी लंबी सांस लेने लगी, जैसे वह दौड़ कर आई हो। वह बहुत बुरी तरह हाफ रही थी। विक्रम, विक्रम, यह नाम वर्तिका के दिमाग में गूंजने लगा। हाँ, यही व्यक्ति तो था जो कभी उससे प्यार का दावा करता था, उस पर जान छिड़कता था, जिसको आज उसने तस्वीर में देखा है। वर्तिका आज से 13 साल पीछे अतीत में चली गई। वर्तिका जैसे ही कॉलेज पहुंची, उसकी सहेली सुनीता उसके पास आकर बोली, आज देर क्यों हो गई आने में? वर्तिका, क्या करूं, ऑटो रिक्शा ही नहीं मिल रहा था। वर्तिका ने लंबी सांस लेकर कहा, मुझे तो आने में देर हुई, पर तुमने क्लास क्यों नहीं अटेंड की? वर्तिका ने मुस्कुराते हुए पूछा। सुनीता, क्या करूं वर्तिका मैडम, आपके बिना कुछ अच्छा ही नहीं लगता, इसीलिए मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सुनीता ने वर्तिका की बाहों में बाहें डालकर कहा। फिर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। तभी सुनीता ने कोहनी मारते हुए वर्तिका को कहा, देख देख, तेरा आशिक इधर ही आ रहा है। वर्तिका ने देखा विक्रम उसके पास आ रहा था। विक्रम को देखकर सुनीता ने कहा, मुझे लाइब्रेरी में कुछ काम है, मैं चलती हूँ। सुनीता ने हंसते हुए देखा और वहां से चली गई। वर्तिका, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, विक्रम ने वर्तिका के करीब आते हुए गंभीर मुद्रा में कहा। वर्तिका ने देखा कि विक्रम के चेहरे पर आज मुस्कान की जगह उदासी छाई हुई है। वर्तिका, क्या बात है विक्रम, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? वर्तिका ने विक्रम को देखकर पूछा। विक्रम, चलो कहीं बाहर चलते हैं, वहीं बैठकर तुम्हें बताऊंगा, विक्रम ने गंभीर लहजे में जवाब दिया। थोड़ी देर बाद वह दोनों शिव मंदिर के कैंपस में बैठे हुए थे। यह शिव मंदिर शहर से थोड़ी दूरी पर स्थित था, जहाँ ज्यादा लोगों की भीड़ भाड़ नहीं होती थी, इसीलिए वर्तिका और विक्रम अक्सर यहाँ आते थे। अब बताओ विक्रम, क्या बात है? वर्तिका ने विक्रम का हाथ अपने हाथ में लेकर प्यार से पूछा। विक्रम सर झुकाकर चुपचाप बैठा रहा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। विक्रम, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं, मुझे घबराहट हो रही है, वर्तिका ने परेशान होकर पूछा। विक्रम, वर्तिका, पापा ने मेरी शादी पक्की कर दी है, विक्रम ने अपनी नसें झुकाकर जवाब दिया। उसकी बात सुनकर वर्तिका ने तुरंत विक्रम का हाथ झटके से छोड़ दिया। विक्रम की बात सुनकर वर्तिका को ऐसा लगा जैसे उसके दिल के किसी ने 1000 टुकड़े कर दिए हों। आखिर वह विक्रम से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। दोनों का 3 सालों का साथ था। अब अचानक से विक्रम ने अपनी शादी की बात की तो वर्तिका घबरा गई।
और उसके आंसू आंखों के कोर तक आकर रुक गए। उसने भर्राई आवाज से विक्रम से पूछा, यह तुम क्या कह रहे हो? अचानक से ऐसे कैसे तुम्हारे पापा ने तुम्हारी शादी पक्की कर दी? तुमने अपने पापा से बताया नहीं कि तुम मुझसे प्यार करते हो? वर्तिका ने अपने माथे का पसीना साफ करते हुए दूसरा सवाल किया। विक्रम, बताया था मैंने, पर वह मेरी बात मानना तो दूर सुनने तक को तैयार नहीं है। उन्होंने अपने दोस्त की बेटी से मेरा विवाह करने का फैसला किया है। जब मैंने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो उन्होंने मुझे धमकी देते हुए कहा कि यदि मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वह आत्महत्या कर लेंगे। विक्रम ने गंभीर लहजे में जवाब दिया। विक्रम की बात सुनकर वर्तिका अब अपने आप को रोक नहीं पाई। उसकी आंखों से आंसू की धारा बह निकली। विक्रम ने वर्तिका का हाथ थामते हुए कहा, वर्तिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं शादी किसी से भी करूँ, पर प्यार हमेशा तुमसे ही करता रहूँगा। वर्तिका, अगर तुम तैयार हो तो मैं आज अभी यही मंदिर में तुमसे शादी कर लूँगा। बोलो, क्या तुम तैयार हो? वर्तिका, लेकिन क्या तुम्हारे पापा मुझे अपनी बहू स्वीकार करेंगे? वर्तिका ने उदास लहजे में पूछा। विक्रम, नहीं, पापा तुम्हें कभी अपनी बहू स्वीकार नहीं करेंगे, और मैं पापा की जिंदगी को दांव पर नहीं लगा सकता हूँ। वर्तिका, विक्रम ने गंभीरता से जवाब दिया। तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो, वर्तिका ने धड़कते दिल से पूछा। विक्रम, देखो वर्तिका, मुझे पापा की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि मैं अपने पापा को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वह जो कहते हैं वह करते भी हैं, इसीलिए मैं अपने पापा को खो नहीं सकता हूँ। लेकिन हाँ, मैं इतना कर सकता हूँ कि फिलहाल पापा की पसंद की हुई लड़की से शादी कर लूँ और बाद में चोरी से तुमसे भी शादी कर लूँगा। विक्रम ने अपनी बात स्पष्ट की। वर्तिका ने आश्चर्य और गुस्से में विक्रम से कहा, विक्रम, तुम मुझे अपनी दूसरी पत्नी बनाना चाहती हो, जो कानून और समाज दोनों की नज़रों में नाजायज़ है। तुम्हारी नज़रों में मेरी ये हैसियत है। अगर तुम्हें मुझसे छुपकर शादी करनी पड़े तो फिर हमारा रिश्ता, हमारा प्यार, क्या मोल रह गया इन सब का? विक्रम, कैसी बातें कर रही हो तुम वर्तिका? मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इसीलिए तुमसे शादी की बात कर रहा हूँ। और तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें मैं पत्नी का अधिकार दूंगा, अलग घर लेकर दूंगा, जहाँ तुम रानी बनकर रहना। मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, बस पापा की धमकी के कारण मजबूर हो गया हूँ। प्लीज़ तुम समझने की कोशिश करो। मैं अपने पापा की मौत का इल्ज़ाम अपने सर नहीं लेना चाहता, इसीलिए तुम्हें दूसरी पत्नी बनाना चाहता हूँ। वर्तिका, मेरा विश्वास करो। विक्रम ने वर्तिका का हाथ पकड़कर उसे मनाते हुए कहा। वर्तिका, नहीं विक्रम, मैं तुमसे छुपकर शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी माँ इस तरह शादी करने की इजाज़त नहीं देंगी। जिस तरह तुम्हें अपने पापा प्यारे हैं, उसी तरह मेरी माँ मुझे बहुत प्यारी हैं, और ना ही मैं खुद इस तरह शादी करने को तैयार हूँ। तुम खुश रहो, यही मेरी दुआ है। आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश ना करना। वर्तिका ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा और वहां से चली गई, क्योंकि जो सौदा विक्रम करना चाहता था, जो तरीका उसने वर्तिका के साथ रहने का चुना था, वो वर्तिका को मंजूर नहीं था। क्योंकि वर्तिका मध्य वर्गीय परिवार से जरूर थी, पर वह एक इज्जतदार परिवार से ताल्लुक रखती थी। छुपकर शादी करना उसे बिल्कुल मंजूर नहीं था। 1 महीने बाद उसे सुनीता से पता चला कि विक्रम ने शादी कर ली है। सुनीता ने ही बताया कि उसने उस लड़की से शादी इसीलिए की थी कि वह बहुत सुंदर, अपने माता पिता की इकलौती संतान और उसके पिता शहर के बहुत बड़े उद्योगपति हैं। सुनीता ने कई बार वर्तिका से कहा भी था कि विक्रम तुमसे प्यार नहीं करता, वो बस तुम्हारे शरीर को चाहता है, और तुमने उसे प्यार समझने की भूल की। पर वर्तिका ने कभी भी सुनीता का विश्वास नहीं किया, क्योंकि उस समय उसकी आंखों पर विक्रम के झूठे प्यार का चश्मा जो चढ़ा हुआ था। विक्रम के शादी कर लेने के बाद उस शहर में वर्तिका का मन नहीं लगा। उसे हमेशा विक्रम की याद आती रहती थी, इसीलिए उसने उत्तराखंड के एक शहर में वार्डन की नौकरी कर ली। तब से वह यहीं बच्चों के बीच रहकर अपनी पुरानी यादों को भुलाने की कोशिश कर रही थी। उसने आज तक शादी नहीं की थी, क्योंकि वह अभी तक विक्रम को भुला नहीं सकी थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो वर्तिका अतीत से वर्तमान में लौट आई। दरवाजा खोला तो सामने शालू खड़ी थी। दीदी, आपको प्रिंसिपल मैडम बुला रही हैं, शालू ने कहा।
चलो मैं आ रही हूँ, वर्तिका ने जवाब दिया। थोड़ी देर बाद वर्तिका प्रिंसिपल ऑफिस में बैठी हुई थी। प्रिंसिपल मैडम, वर्तिका, परसों जो लड़की इस हॉस्टल में रहने आई है उसके पापा कल आ रहे हैं। वह बहुत बड़े उद्योगपति हैं, हमारे स्कूल को बहुत बड़ा डोनेशन देने वाले हैं। उन्होंने कहा था कि उनकी लड़की का विशेष ध्यान रखा जाए, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। तुम उस बच्ची का अच्छे से ध्यान रखना, उन्हें कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। प्रिंसिपल मैडम ने वर्तिका को समझाते हुए कहा। वर्तिका, ठीक है मैडम, मैं अपनी तरफ से कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी, वर्तिका ने धीरे से कहा और वहां से चली गई। उसे प्रिंसिपल मैडम की बात अच्छी नहीं लगी, पर उसे नौकरी करनी थी, इसीलिए चुप रहने में ही भलाई थी। दूसरे दिन वर्तिका ऑफिस में बैठी हुई थी, तभी शालू ने आकर बताया कि पीहू के पापा आए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। वर्तिका, ठीक है, उनको अंदर भेज दो, वर्तिका ने कहा। अचानक से उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वह सोच रही थी कि इतने सालों बाद वह विक्रम का सामना कैसे करेगी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जिसे वह कभी दिलो जान से प्यार करती थी, जिसने उसे धोखा दिया, वह आज फिर उसके सामने आ रहा है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आ जाइए, वर्तिका ने कहा। विक्रम जैसे ही अंदर आया, अपने सामने वर्तिका को देखकर चौंक गया। वर्तिका, तुम यहाँ की वार्डन हो? उसने आश्चर्य से वर्तिका से पूछा। हाँ, क्यों, मैं नहीं हो सकती क्या मिस्टर विक्रम? वर्तिका ने उल्टा सवाल कर दिया। वर्तिका की बात सुनकर विक्रम कुछ सकपका गया। नहीं नहीं, मेरे कहने का ये तात्पर्य नहीं था। तुम यहाँ की वार्डन हो, मैं नहीं जानता था, विक्रम ने झूठा अपनापन दिखाते हुए कहा। वर्तिका, कहिए आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे मिस्टर विक्रम? वर्तिका ने रुखाई से पूछा। विक्रम, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी का विशेष ध्यान रखा जाए, मैं उसके लिए अतिरिक्त फीस देने को तैयार हूँ, विक्रम ने गर्व से जवाब दिया। वर्तिका, तब तो आपको उसे अपने साथ घर में रखना चाहिए, क्योंकि सबसे विशेष ध्यान तो घर पर ही रखा जा सकता है, वर्तिका ने भी व्यंग्य से मुस्कुराते हुए कहा। विक्रम वर्तिका की बात सुनकर फिर से सकपका गया। फिर स्वयं को संभालते हुए बोला, मैं शादी करने जा रहा हूँ। पीहू ने अभी अभी अपनी माँ को खोया है, वह सिमरन को अपनी माँ का स्थान कभी नहीं दे पाएगी, इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि वह सिमरन से दूर रहे। जब वह समझदार हो जाएगी तो खुद ही समझ जाएगी कि मैंने उसे हॉस्टल में क्यों रखा था, विक्रम ने बेशर्म बनते हुए जवाब दिया। वर्तिका को उसकी बेशर्मी पर बड़ा गुस्सा आया। मिस्टर विक्रम, आप कैसे बाप और पति हैं जो अपनी बेटी की भावनाओं को आहत कर रहे हैं और अपनी पत्नी के प्यार का अपमान भी? अभी 2 महीने पहले पीहू ने अपनी माँ को और आपने अपनी पत्नी को खोया है। उसे कुछ समय तो देती कि वह अपनी माँ को भूल सके, कम से कम उसके पास शादी करती, वर्तिका ने नफरत से कहा। विक्रम, मैडम, वर्तिका जी, पीहू ने जरूर अभी 2 महीने पहले अपनी माँ को खोया है, पर मैंने अपनी पत्नी को 5 साल पहले ही खो दिया था, क्योंकि वह पत्नी के फर्ज निभाने लायक नहीं थी, हर समय बीमार रहती थी। मुझे भी पत्नी का सुख चाहिए, इसीलिए मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता था, विक्रम ने बेशर्मी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। विक्रम की बात सुनकर वर्तिका के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। वह सोचने पर मजबूर हो गई, उसके सामने जो शख्स बैठा है, क्या ये वही व्यक्ति है जो उससे प्यार करने का दम भरता था? उसके सामने बैठा व्यक्ति तो वासना का पुजारी है, यह तो किसी से प्यार कर ही नहीं सकता, यह तो औरतों के शरीर से प्यार करता है। चलो अच्छा हुआ कि आज इस व्यक्ति के चेहरे का मुखौटा उतर गया, नहीं तो वह जीवन भर इस मुखौटे के पीछे का घिनौना चेहरा पहचान ना पाती। वर्तिका विक्रम की बात सुनकर उसे घृणा से देखते हुए बोली, मिस्टर विक्रम, आप यहाँ से जा सकते हैं और आज के बाद आपको जो भी बात करनी हो वह प्रिंसिपल मैडम से कीजिएगा, मुझसे नहीं। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा निर्णय बहुत सही था, मैंने तुम्हें पहचानने में कोई भूल नहीं की थी। वर्तिका की नफरत भरी निगाहों को देखकर विक्रम वहां बैठ ना सका, वह ऑफिस से बाहर निकल गया। विक्रम के जाते ही वर्तिका ने लंबी सांस ली। जब तक विक्रम उसके सामने था उसका दम घुट रहा था। उसकी बेशर्मी और ढिठाई देखकर वर्तिका अवाक रह गई थी। उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि वह कितने घृणित इंसान को अब तक अपने मन मंदिर में बैठाए हुए थी।
जिस आदमी की परछाई से भी आज उसे घिन महसूस हो रही है। वह आज तक उस आदमी को पिता के प्यार के कारण मजबूर समझ रही थी और उसे प्यार का देवता मानकर उसकी पूजा करती रही। जो आदमी किसी की नफरत के भी काबिल ना हो, उससे कोई प्यार कैसे कर सकता है? क्या मैं इतनी बेवकूफ़ थी कि मैं लोहे को हीरा समझकर अब तक संभाल कर रखी थी? आज वर्तिका को स्वयं पर गुस्सा आ रहा था। वर्तिका के मन में तूफान उठा हुआ था। वह सोच सोच कर घुट रही थी कि जब मैं विक्रम के इस व्यवहार को देखकर इतनी परेशान हो गई, तो वह नन्ही सी बच्ची कैसे अपनी माँ के स्थान पर किसी और औरत को बर्दाश्त कर पाएगी? विक्रम अपने स्वार्थ और वासना में इतना अंधा हो गया है कि उसे अपनी बेटी की खुशियों की भी कोई परवाह नहीं रही। अभी तो पीहू छोटी है, कुछ ज्यादा समझ नहीं रही, पर कल को वह बड़ी होगी तो क्या सोचेगी? उसके मन में अपने पिता के लिए कितनी नफरत की भावना जन्म लेगी। पर विक्रम जैसे व्यक्ति के लिए रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है। वह तो सिर्फ अपने सुख के बारे में सोचता है। ऐसे वासना के पुजारी से उम्मीद भी की क्या जा सकती है? वर्तिका ने यही सोचते हुए एक शरत भरी लंबी सांस ली। तभी शालू ऑफिस में आई और आते ही रहस्यमयी आवाज में बोली, दीदी, आपको पता है अभी प्रिंसिपल ऑफिस में क्या हुआ? अरे शालू, जब मैं यहाँ अपने ऑफिस में बैठी हूँ तो मुझे प्रिंसिपल ऑफिस की बात कैसे पता चलेगी? मैं कोई अंतर्यामी तो हूँ नहीं। अब तू ही बता दे वहाँ क्या हुआ है, वरना तेरे पेट में दर्द होने लगेगा। वर्तिका ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी, वह जो अमीर आदमी आया हुआ है ना? फिर कुछ सोच कर कहा, अरे दीदी, वही पीहू बिटिया के पापा। वह प्रिंसिपल मैडम से कह रहा था कि अब मैं यहाँ नहीं आऊँगा। मेरा यहाँ जल्दी जल्दी आने से पीहू यहाँ के माहौल में एडजस्ट नहीं हो पाएगी। इसीलिए आपको पीहू के विषय में जो भी जानकारी देनी होगी फ़ोन पर दे दीजिएगा। मैं अगले सप्ताह विवाह करके हनीमून के लिए यूरोप जा रहा हूँ। वहाँ से 2 महीने बाद लौटूंगा। तभी मैं अपनी नई पत्नी के साथ यहाँ खुशी से मिलने आऊँगा। दीदी, क्या कोई बाप इतना निष्ठुर हो सकता है कि वह अपनी 8 साल के बच्चे को हॉस्टल में छोड़कर विदेश हनीमून बनाने जाए? शालू ने मुंह बनाते हुए गुस्से में कहा, इन अमीर लोगों के दिलों में रिश्तों की कोई अहमियत नहीं होती। इनके अपने सुख के आगे सब बेकार है। अच्छा यह बताओ, वह आदमी अपनी बेटी से मिला? वर्तिका ने विक्रम के विषय में पूछा। नहीं दीदी, वह प्रिंसिपल मैडम से मिलकर चला गया, अपनी बेटी से मिलने नहीं गया। और बेटे को पता ही नहीं चला कि उसके पापा चले गए हैं। जब मैंने पीहू बिटिया से कहा तुम्हारे पापा चले गए, तो उसने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। यह सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने धीरे से कहा, पापा बहुत बिजी रहते हैं, डॉक्टर आंटी का फ़ोन आ गया होगा, इसीलिए वह चले गए। दीदी, इतना कहकर वह चुप हो गई। मैंने देखा उसकी आंखों में आंसू के साथ दर्द का सैलाब भी था। शालू ने गंभीर लहजे में कहा। शालू की बात सुनकर वर्तिका स्तब्ध रह गई। कोई व्यक्ति इतना बेशर्म, स्वार्थी और वासना का पुजारी हो सकता है, पर वह इतना नीचे कैसे गिर सकता है कि उसे अपने सुख के आगे अपने बच्चे का दर्द भी ना दिखाई दे? शालू पीहू इस समय कहाँ है? वर्तिका ने पूछा। अपने कमरे में बैठी अपने मम्मी की तस्वीरें देख रही है। वह बहुत उदास है इस वक्त। ठीक है, मैं पीहू से मिलकर आती हूँ। इतना कहकर वर्तिका पीहू के पास जाने के लिए ऑफिस से बाहर निकल गई। पीहू, आप रो रहे हो बेटा? वर्तिका ने पीहू के कमरे में पहुंचकर उससे पूछा। पीहू ने चौंक कर वर्तिका की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने जल्दी से अपने आंसू को दोनों हाथों से पोंछते हुए घबरा कर कहा, नहीं मैडम, मैं अपनी मम्मा की तस्वीर देख रही थी। वर्तिका पीहू के पास आकर उसके पास बैठते हुए बोली, पीहू, एक बात बताओ, जब तुम्हारी मम्मा तुम्हारे पास थी तब भी तुम उनके सामने ऐसे रोती थी? नहीं मैडम, मेरी मम्मा मुझे कभी रोने नहीं देती थी। वह मुझसे कहती थी कि मुझे मेरी गुड़िया की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। पीहू ने उदासी भरे स्वर में जवाब दिया। फिर तुम आज क्यों रो रही हो? तुम्हें रोता हुआ देखकर तुम्हारी मम्मा उदास हो जाएंगी। क्या तुम ऐसा चाहती हो? वर्तिका ने धीरे से पूछा। मैडम, मम्मा अब मुझे कहाँ से देख सकती हैं? वह तो भगवान के पास चली गई। पीहू ने उदास होकर मासूमियत से पूछा। तुम्हारी मम्मा स्टार बनकर वहाँ से तुम्हें देख रही हैं। आसमान पर जो स्टार्स हैं तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, उनमें से एक तुम्हारी मम्मा है। वर्तिका ने समझाते हुए कहा।
सच मैडम? पीहू ने खुश होकर पूछा। बिल्कुल सच, वर्तिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैडम, इतने स्टार्स आसमान पर हैं, इनमें से मेरी मम्मा कौन सी है मुझे कैसे पता चलेगा? पीहू ने मासूमियत से पूछा। उसके चेहरे पर असमंजसी के भाव दिखाई दे रहे थे। इतने सितारों में से तुम अपनी मम्मा को बहुत आसानी से पहचान सकती हो, वर्तिका ने हंसते हुए कहा। कैसे मैडम? मुझे तो सभी एक जैसे लगते हैं, पीहू ने आश्चर्य से पूछा। यह तो बहुत आसान है, तुम सितारों को देखो, जो सितारा तुम्हें सबसे अच्छा लगे वही तुम्हारी मम्मा है, वर्तिका ने पीहू को समझाते हुए कहा। अच्छा, तो फिर मैं आज रात को आसमान के सितारों में से अपने मम्मा को ढूंढूंगी, पीहू ने खुश होकर ताली बजाते हुए कहा। तो फिर चलो, पहले अपने आंसू पोंछो, फिर खाना खाओ, तभी तुम रात में अपनी मम्मा को खोज पाओगी। अगर तुमने खाना नहीं खाया तो तुम्हें तुम्हारी मम्मा दिखाई नहीं देंगी, वर्तिका ने रहस्यमय स्वर में कहा। अच्छा, क्या ऐसा होता है? पीहू ने घबराकर जल्दी से पूछा। बिल्कुल ऐसा ही होता है, तुम्हारी वर्तिका मैडम सच कह रही हैं। तभी दरवाजे के पास से आवाज़ सुनाई दी। पीहू और वर्तिका ने चौंक कर दरवाजे की ओर देखा तो वहाँ स्कूल के वाइस चेयरमैन खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्हें देखकर वर्तिका हड़बड़ाकर खड़ी हो गई और जल्दी से बोला, सर आप यहाँ? कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता, आपने आने का कष्ट क्यों किया? वर्तिका नितिन को अपने सामने देखकर घबरा गई। वह जल्दी नितिन के सामने पड़ती नहीं थी, क्योंकि वर्तिका ने नितिन की आंखों में अपने लिए प्यार को पढ़ लिया था। पर वर्तिका नितिन के सामने अनजान बनने का नाटक करती थी। आज फिर नितिन को अपने इतने करीब देखकर वह घबरा कर अपनी नजरें चुराने लगी। वर्तिका ये नहीं चाहती थी कि नितिन यह जान सके कि मैं यह जान गई हूँ कि वह मुझे पसंद करने लगा है। अगर मैं यह नहीं आता तो मुझे कैसे पता चलता कि वर्तिका मैडम से बच्चे इतना प्यार क्यों करते हैं। वैसे आप मुझे देखकर घबरा क्यों रही हैं? नितिन जी ने रहस्य में मुस्कुराहट के साथ पूछा। जी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं यहाँ की वार्डन हूँ, तो मेरी यह जिम्मेदारी बनती है कि मैं बच्चों की समस्याओं के साथ साथ उनकी भावनाओं को भी समझने की कोशिश करूँ। वर्तिका नितिन की बात का इशारा समझ गई थी, पर उसने धीरे से अनजान बनकर जवाब दिया। अगर हर अध्यापक आपकी तरह बच्चों के विषय में ऐसा सोचने लगे तो बच्चे अपने मनोभावों को अपने अध्यापकों के सामने खुलकर व्यक्त करेंगे और उनकी हर समस्या का समाधान आसानी से हो जाएगा। वे गलत मार्ग पर जाने से भी बच जाएंगे। नितिन जी ने वर्तिका की आंखों में देखते हुए मुस्कुरा कर कहा। सर, अध्यापकों का तो कर्तव्य ही होता है कि अपने विद्यार्थियों का उचित मार्गदर्शन करें, वर्तिका ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हर अध्यापक ऐसा नहीं करता, यहाँ ऐसे भी अध्यापक हैं, यह आप ही जानती हैं। ये कहते हुए नितिन के चेहरे पर गंभीरता छा गई। सर, आपको शायद मुझसे कुछ कहना था, वर्तिका ने बात बदलते हुए कहा। अरे हाँ, मैं तो जिस काम के लिए आपके पास आया था मैं कहना ही भूल गया। कल सुबह एक मीटिंग रखी गई है, उसमें आपका रहना बहुत ज़रूरी है। जब मुझे पता चला कि आप एक सप्ताह की छुट्टी लेकर अपनी माताजी से मिलने गई हैं तो मैं परेशान हो गया कि आपको कैसे बुलाया जाए। जब मैंने शालू से इस विषय पर बात की तो उसने बताया कि आप आ चुकी हैं और एक उदास बच्ची से मिलने उसके कमरे में गई हैं, तो मैंने आपको अपने ऑफिस में बुलाना ठीक नहीं समझा। मैं उस प्यारी सी बच्ची और आपसे मिलने यहीं आ गया। नितिन जी ने वर्तिका को गहरी नजरों से देखते हुए हंसकर कहा। मीटिंग में मेरा रहना क्यों ज़रूरी है, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ? वर्तिका ने नितिन की ओर देखकर पूछा। आप पूछ सकती हैं, पर मैं बता नहीं सकता, तो मीटिंग में ही पता चलेगा आपका वहाँ रहना क्यों ज़रूरी है। यह तो चेयरमैन साहब कल ही आपको बताएंगे, नितिन जी ने रहस्यमय मुस्कान के साथ जवाब दिया और वहाँ से चले गए। वर्तिका नितिन को जाते हुए देखती रही, उसके चेहरे पर असमंजस्य के भाव दिखाई दे रहे थे। मैडम, आप रात में मेरे साथ रहेंगी जब मैं अपनी मम्मा को आसमान में ढूंढूंगी। पीहू की मासूम आवाज़ सुनकर वर्तिका चौंक कर अपनी सोच से बाहर निकल आई। हाँ, मैं रात को तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब हम दोनों मिलकर तुम्हारी मम्मा को आकाश में ढूंढेंगे।
अच्छा, अब तुम आराम करो, कल से तुम्हें स्कूल भी जाना होगा। अब मैं चलती हूँ, शाम को आऊँगी। वर्तिका ने मुस्कुराते हुए कहा और कमरे से बाहर चली गई। वर्तिका अपने ऑफिस में बैठी अभी भी नितिन के चेहरे की रहस्यमय मुस्कान के बारे में सोच रही थी। कल की मीटिंग में क्या बात होगी जो उसका वहाँ रहना ज़रूरी है, यह सोच सोच कर वर्तिका परेशान थी। वर्तिका रात भर बेचैन रही। उसके मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि नितिन जी ने उसे मीटिंग में रहने के लिए विशेष रूप से क्यों कहा है। यही सोच विचार करते हुए वर्तिका कब नींद की आगोश में समा गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह उसकी आंख देर से खुली, तब उसकी नज़र घड़ी पर पड़ी तो वह हड़बड़ाकर उठ बैठी, क्योंकि घड़ी की सुई 7 बजा रही थी। हे भगवान, मैं इतनी देर तक सोई रही, मुझे मीटिंग में भी पहुंचना है। चेयरमैन साहब समय के बहुत पाबंद हैं। अगर वह आज देर से मीटिंग में पहुंची तो उसकी बनी बनाई प्रतिष्ठा धूमिल पड़ जाएगी। वर्तिका मन ही मन यह सोचने लगी। सोचते हुए वह जल्दी से बिस्तर से उठकर बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वर्तिका तैयार होकर कमरे से बाहर निकली। इस समय 8 बज रहे थे। उसके पास नाश्ता करने का समय नहीं था। उसने सोचा मीटिंग के बाद कैंटीन में जाकर कुछ खा लेगी। वैसे आमतौर पर वर्तिका अपना नाश्ता खुद बनाती थी। उसके रूम में एक छोटी किचन भी था। लंच और डिनर वह हॉस्टल कैंटीन में बच्चों के साथ ही करती थी। अभी मीटिंग शुरू होने में आधा घंटा था, इसलिए वर्तिका अपने ऑफिस की ओर चल पड़ी। तभी पीछे से शालू की आवाज सुनाई दी। दीदी, आपको बड़े साहब अपने ऑफिस में बुला रहे हैं। वर्तिका ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां शालू खड़ी हुई थी। शालू, क्या चेयरमैन साहब आ गए हैं? वर्तिका ने आश्चर्य से पूछा। हाँ दीदी, वे अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, शालू ने बताया। मीटिंग तो 8:30 बजे थी, चेयरमैन साहब इतनी जल्दी आ गए? क्या और सभी मेंबर्स भी वहाँ हैं? वर्तिका ने घबरा कर पूछा। नहीं दीदी, अभी वहाँ कोई नहीं आया है। आप परेशान ना हो, सिर्फ बड़े साहब और छोटे साहब ही ऑफिस में हैं। उन्होंने आपको बुलाने के लिए कहा है, शालू ने मुस्कुराते हुए कहा। शालू की बात सुनकर वर्तिका ने चैन की सांस ली और चेयरमैन साहब के ऑफिस की ओर चल पड़ी। वहां पहुंचकर उसने बहुत सम्मानित स्वर में पूछा, मैं आई कम इन सर? कम इन, अंदर से एक गंभीर आवाज सुनाई दी। वर्तिका ऑफिस के अंदर दाखिल हुई और उसने चेयरमैन साहब और नितिन का अभिवादन किया। बैठिए मिस वर्तिका, चेयरमैन साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। धन्यवाद सर, कहते हुए वर्तिका कुर्सी पर बैठ गई। आपने मुझे बुलाया सर? वर्तिका ने धीरे से पूछा। हाँ मिस वर्तिका, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि आप मेरी बात पर गौर फरमाएंगी, चेयरमैन साहब ने गंभीर लहजे में कहा। चेयरमैन साहब की बात सुनकर वर्तिका का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह मन ही मन घबरा गई, कहीं उससे कोई गलती तो नहीं हो गई है जिसके कारण चेयरमैन साहब ने यहाँ वार्निंग देने के लिए बुलाया है। तभी कल नितिन सर कह रहे थे कि उसका मीटिंग में रहना जरूरी है। चेयरमैन साहब की बात सुनकर वर्तिका के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने डरते हुए पूछा, सर, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो या किसी ने मेरे खिलाफ कोई शिकायत की हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे नौकरी से मत निकालिएगा। मैं आगे से आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। इतना कहते कहते वर्तिका की आवाज़ भर्रा गई और उसकी आंखों से आंसू का सैलाब उमड़ पड़ा। वर्तिका को रोता हुआ देखकर चेयरमैन साहब ने जल्दी से कहा, अरे वर्तिका, तुम रो क्यों रही हो? मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकाल रहा हूँ, बल्कि तुम्हारे कंधों पर और ज़्यादा जिम्मेदारियों का बोझ डाल रहा हूँ, इसीलिए यह मीटिंग रखी गई है। चेयरमैन साहब की बात सुनकर वर्तिका ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव दिखाई दे रहे थे। इस तरह क्या देख रही हो? शायद तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा, पर यह सच है आज में कि मीटिंग में तुम्हें तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाएगा मिस वर्तिका। अब तुम इस स्कूल की वार्डन नहीं, वाइस प्रिंसिपल होंगी। चेयरमैन साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभाल पाऊंगी, मुझे वार्डन ही बने रहने दीजिए सर। वर्तिका ने घबराकर डरते हुए कहा। तुम क्या कर सकती हो यह तुम खुद नहीं जानती, पर हम अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए तुम्हें यह जिम्मेदारी दी जा रही है।
और तुम यह जिम्मेदारी लेने से इनकार नहीं कर सकती, यह मुझे विश्वास है। चेयरमैन साहब ने मुस्कुराते हुए गंभीरता से कहा, ठीक है सर, मैं आपके कहने पर यह जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने पहले पद को भी नहीं छोड़ूंगी। उस पद पर आप किसी और की नियुक्ति कर दीजिए, पर मैं उस पद पर अविनैतिक रूप से कार्य करती रहूंगी। मेरी इस इच्छा को आप नहीं ठुकराएंगे, मैं ये आशा कर सकती हूँ। वर्तिका ने गंभीर मुद्रा में कहा, ठीक है, तुम बॉर्डर के पद पर कार्यरत रहोगी। तुम्हारे सहायक के रूप में किसी दूसरे को नियुक्त किया जाएगा। उस पद का वेतन उसे दिया जाएगा। अब तो तुम खुश हो? चेयरमैन साहब ने हंसते हुए पूछा। यस सर, वर्तिका ने खुश होकर कहा। चेयरमैन साहब कुछ और कहते उससे पहले उनका फोन बज उठा। उन्होंने फोन उठाया। हेलो, क्या? कब हुआ? अचानक कैसे हुआ ये सब? ठीक है, मैं नितिन के साथ वहाँ आ रहा हूँ, तुम हौसला रखो, चेयरमैन साहब ने दुखी स्वर में कहा और फोन काट दिया। उनके चेहरे पर दुख और उदासी साफ दिखाई दे रही थी। क्या हुआ पापा, किसका फोन था? नितिन ने घबरा कर पूछा। तुम्हारी चाची जी अब इस दुनिया में नहीं रही, चेयरमैन साहब ने दुखी होकर लंबी सांस लेकर कहा। क्या? वह तो बिल्कुल ठीक थी, अचानक यह सब कैसे हो गया? नितिन ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। मानसी की किस्मत ही ऐसी है, पहली बार जब उसकी बारात आई तो तुम्हारे चाचा जी की मौत हो गई। लड़के वालों ने मानसी को मनहूस कहकर ठुकरा दिया। अब दूसरी शादी जब 10 दिन बाद उसकी होनी थी तो तुम्हारी चाची जी की मौत हो गई। अब 1 साल तक कोई शादी नहीं हो सकती, उसके बाद का पता नहीं, चेयरमैन साहब ने दुखी होकर कहा। नितिन, आज की मीटिंग कैंसिल कर दो, हमें तुरंत ग्वालियर के निकलना है। मानसी वहाँ हमारा इंतज़ार कर रही है, चेयरमैन साहब ने गंभीर लहजे में कहा। पापा, यह तो बहुत बुरा हुआ, अब क्या विक्रम मानसी से शादी करेगा? नितिन ने कहा। देखो क्या होता है, जो ईश्वर चाहेंगे वही होगा, हम सब उसके हाथों की कठपुतलियां हैं, चेयरमैन साहब ने दुखी होकर कहा। वह नितिन के साथ ऑफिस से बाहर निकल गए। विक्रम, ग्वालियर, डॉक्टर मानसी, यह नाम वर्तिका के कानों में गूंजने लगे। तो क्या विक्रम नितिन की बहन से शादी करने वाला है? नहीं नहीं, इससे आगे वह कुछ सोच नहीं सकी। चेयरमैन साहब और नितिन के जाने के बाद भी वर्तिका बुद्ध बनी कुर्सी पर बैठी रही। उसे यह भी होश नहीं रहा कि चेयरमैन साहब अपने ऑफिस से बाहर जा चुके हैं। वर्तिका के कानों में अभी भी विक्रम, डॉक्टर मानसी की गूंज सुनाई दे रही थी। वह पता नहीं कितनी देर वहीं ऑफिस में बैठी रही, उसे कोई होश ही नहीं था। शालू की आवाज़ से उसकी तंद्रा भंग हुई। दीदी, आप अभी भी यहीं बैठी हुई हैं? यहाँ से चलिए, आज स्कूल का कोई काम नहीं होगा क्योंकि बड़े साहब के एक दिन का शोक घोषित कर दिया है। उनके भाई की पत्नी की मौत हो गई है, वह लोग ग्वालियर के लिए निकल गए हैं। मुझे लगता है कि आपको इसकी सूचना मिल गई है, इसीलिए आप दुखी हो रही हैं, पर ईश्वर के आगे किसकी चली है? जो होना था वह तो हो गया, अब आप भी यहाँ से चलिए, शालू ने उदासी भरे स्वर में कहा। वर्तिका ने कुछ नहीं कहा, उसके मन में विचारों की आंधी चल रही थी। वह चुपचाप ऑफिस से बाहर निकल गई। शालू आश्चर्यचकित होकर वर्तिका को जाते हुए देखती रही। उसे वर्तिका का व्यवहार कुछ समझ नहीं आया। वे मन ही मन सोचने लगी, हो सकता है कि वर्तिका दीदी को अपनी माँ की याद आ गई हो। अभी कुछ दिन पहले उनकी माँ की भी तो ऐसे अचानक ही मौत हो गई थी। यह विचार आते ही शालू ने लंबी सांस ली और वह भी ऑफिस से बाहर निकल आई। उधर वर्तिका अभी अपने कमरे तक पहुंची नहीं थी कि तभी पीहू के रूम पार्टनर दौड़ती हुई उसके पास आई और वर्तिका से कहने लगी, मैडम मैडम, पीहू बहुत रो रही है, आप जल्दी चलिए। क्या हुआ उसे, वह क्यों रो रही है? वर्तिका ने घबरा कर पूछा। मैडम, मुझे ज़्यादा तो कुछ नहीं पता है, शायद उसके पापा प्रिंसिपल से मिलने आए थे, यहाँ आकर भी वह बिना पीहू से मिले ही चले गए थे। जब से शालू दीदी ने पीहू को यह बताया था वह तभी से उदास रहती थी, पर आज वह रो रही है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती। पीहू के रूम पार्टनर ने उदास लहजे में जवाब दिया। चलो मैं देखती हूँ पीहू क्यों रो रही है, वर्तिका ने कहा और पीहू के रूम की तरफ चल पड़ी। जब वर्तिका पीहू के कमरे में पहुंची तो पीहू अपनी मम्मी की तस्वीर से बातें करते हुए रो रही थी। मम्मा, आप मुझे क्यों छोड़कर चली गई? मुझे आपकी बहुत याद आती है, आप तो स्टार बन गई हैं।
मेरी मैम ने मुझे बताया है। मैं आपको रोज़ देखती हूँ। क्या आप भी अपनी पीहू को देखती हैं? मम्मा, क्या आपको पता है पापा मेरे हॉस्टल आए थे पर मुझसे बिना मिले ही चले गए। मुझे बहुत बुरा लगा। वह अब मानसी आंटी से शादी करने वाले हैं। मानसी आंटी अब मेरी नई मम्मा बन जाएगी, पर मैं उनको मम्मा नहीं कहूँगी। मम्मा, मुझे आपको एक बात बतानी है। आपकी सभी साड़ियाँ और गहने पापा मानसी आंटी को दे देंगे। पापा मानसी आंटी से कह रहे थे, जब मैं आपकी साड़ियाँ उन्हें नहीं दूंगी, वह तो आपकी है ना। मैंने पापा से कहा तो पापा ने मुझे डांटते हुए कहा, ये सब अब मानसी आंटी का है। जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम्हारे लिए दूसरी साड़ियाँ आ जाएंगी। पर मम्मा, वह साड़ी तो आपकी नहीं होगी ना। आप लौट आओ, आप लौट आओ। इतना कहकर पीहू फूट फूट कर रोने लगी। पीहू को रोता हुआ देखकर वर्तिका का दिल दर्द से तड़प उठा। उसे विक्रम से और भी ज्यादा नफरत होने लगी। वर्तिका दौड़कर पीहू के पास पहुंची, उसे अपने सीने से लगाकर चुप कराने लगी। पीहू वर्तिका को देखकर उससे लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। वर्तिका ने उसे रोने दिया जिससे उसका मन हल्का हो जाए। थोड़ी देर बाद पीहू चुप हुई। वर्तिका ने उसकी आंसू पोंछी और झूठी नाराजगी जताते हुए कहा, मैंने तुम्हें समझाया था कि अगर तुम रोगे तो तुम्हारी मम्मा दुखी होंगी और वह भी रोने लगेंगी, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। वर्तिका ने बुरा सा मुंह बनाया। नहीं मैडम, आप मुझसे नाराज ना होइए। अब मैं कभी नहीं रोऊंगी। आप मुझे मेरी मम्मा जैसी लगती हैं। पीहू ने वर्तिका को मनाते हुए कहा। अच्छा चलो, मैंने तुम्हें माफ़ किया, पर तुम यह बताओ, मैं तुम्हारी मम्मा जैसी क्यों लगती हूँ? वर्तिका ने मुस्कुराते हुए पूछा। आपकी आंखें और आपके लंबे सुनहरे बाल बिल्कुल मेरी मम्मा की तरह ही हैं। मेरी मम्मा के बाल मुझे बहुत अच्छे लगते थे। मैं उन्हें अपने हाथों से छूती थी और मम्मा के बालों में कंघी भी करती थी जब मम्मा बीमार थी। आप मेरी मम्मा की तरह साड़ी पहनती हैं, इसीलिए मेरी मम्मा जैसी लगती हैं। पीहू ने वर्तिका की ओर देखते हुए कहा। अच्छा, तुम्हारी मम्मा के बाल सुनहरे थे जैसे तुम्हारे हैं? वर्तिका ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, पर मेरे बाल उतने लंबे नहीं हैं। पीहू ने उदास होकर कहा। अभी तुम छोटी हो, इसीलिए तुम्हारे बाल भी छोटे हैं। जब तुम अपनी मम्मा जितनी बड़ी हो जाओगी तो तुम्हारे बाल भी बिल्कुल तुम्हारे मम्मा की तरह लंबे हो जाएंगे। समझी बुद्धू? वर्तिका ने हंसते हुए कहा। पीहू भी वर्तिका की बातें सुनकर हंसने लगी। वर्तिका पीहू से बातें जरूर कर रही थी, पर उसके मन मस्तिष्क में विचारों की आंधी अभी भी चल रही थी। उसने कुछ सोचकर पीहू से पूछा, पीहू, जिस औरत से तुम्हारे पापा शादी करने वाले हैं, क्या वह तुम्हें डांटती थी? नहीं, पापा कभी मुझे उनके पास जाने ही नहीं देते थे। एक बार वह मेरे कमरे में मुझसे मिलने आई थी, तभी वहाँ पापा आ गए और उनका हाथ पकड़कर उन्हें कमरे से बाहर लेकर चले गए और उनके जाने के बाद मेरे पास आकर बोले, तुम कभी मानसी के पास नहीं जाना, उसे बच्चे अच्छे नहीं लगते। अगर तुम उसके पास गई तो वह तुम्हें मारेगी, फिर तुम मुझसे शिकायत नहीं करना। इसीलिए मैं तुम्हें पहले ही मानसी के बारे में सब बता दे रहा हूँ। अगर तुम्हारे कारण मानसी ने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया तो मैं तुम्हें हॉस्टल भेज दूंगा। पीहू ने उदास स्वर में मायूसी से कहा। क्या तुम्हारे पापा ने तुम्हें हॉस्टल तुम्हारी नई माँ के कारण भेजा है? वर्तिका ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा। पता नहीं, पर मैं तो डॉक्टर आंटी के पास जाती ही नहीं थी। पीहू ने धीरे से जवाब दिया। अच्छा चलो, इन सब बातों को छोड़ो और कुछ बातें करते हैं। तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें क्या अच्छा लगता है? वर्तिका ने मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे गाना सुनना और गाना दोनों बहुत अच्छा लगता है। मेरी मम्मा भी बहुत अच्छा गाती थी, पीहू ने खुश होकर बताया। तभी वर्तिका का फ़ोन बज उठा। उसने देखा फ़ोन रमा का था। वर्तिका ने फ़ोन उठाया, रमा से कहा कि वह कुछ देर बाद उससे बात करेगी। फिर पीहू की तरफ मुखातिब होकर बोली कि वह थोड़ी देर में उसके पास आएगी। ये कहकर वर्तिका कमरे से बाहर चली गई। अपने कमरे में पहुंचकर वर्तिका ने रमा को फ़ोन किया। हेलो रमा, तू कैसी है? आज अचानक मेरी याद कैसी आ गई तुम्हें? वर्तिका ने शिकायती लहजे में कहा। मैंने तो तुम्हें याद भी कर लिया,
तुम तो हमें कभी भी याद नहीं करती। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। रमा ने भी प्यार भरे गुस्से से शिकायत की। ठीक है, मैं मानती हूँ कि मैंने फ़ोन नहीं किया, पर तुम्हें तो पता है मैं यहाँ स्कूल में वार्डन हूँ। दिन रात 24 घंटे की नौकरी है, समय ही नहीं मिलता। जब मिलता भी है तो उस समय रात रहती है, तो संकोच में फ़ोन नहीं करती। तुम उस समय जीजा जी के साथ होगी, पर तुम्हारे साथ तो ऐसा नहीं है ना। तुम जब चाहो मुझे फ़ोन कर सकती हो, ज़्यादा देर ना सही, थोड़ी देर तो बात कर ही सकती हूँ। पर अब तुम्हें मेरी फिक्र कहाँ है। माँ ने तो मरकर मेरा साथ छोड़ दिया है, तू और जीजा जी भी जीते जी छोड़ दे रहे हैं, वर्तिका ने भारी आवाज़ में कहा। रमा, अच्छा, अब ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल करने की ज़रूरत नहीं है। तू जीती, मैं हारी। अब हर दिन मैं तुम्हें फ़ोन किया करूँगी, तुम्हें शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। और एक समय ऐसा आएगा जब तू मेरा फ़ोन उठाना ही छोड़ देगी, रमा ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा। ये अच्छी दादागिरी है, करोगी तो बोर कर दोगी, वरना करोगी ही नहीं, वर्तिका ने चिढ़कर कहा। हम तो ऐसे ही हैं मैडम, अगर मुझसे दोस्ती की है तो मुझे झेलना पड़ेगा, रमा ने चिढ़ते हुए कहा। भूतों से पीछा छुड़ाना मुश्किल होता है, ये मुझे पता है, वर्तिका ने हंसते हुए कहा। मैं भूत नहीं, चुड़ैल हूँ, जिसको पकड़ती हूँ वह मेरी गिरफ्त से छूट नहीं सकता, ये तुम्हें पता है, रमा ने भी वर्तिका से हंसते हुए कहा। मुझे पता है मेरी माँ, मैं जानती हूँ, तुझसे बहसबाजी में कोई नहीं जीत सकता। तू मेरे जीजा जी का क्या हाल करती होगी, वर्तिका ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी तो मेरे पतिदेव मेरी हर बात बिना बहस किए मान लेते हैं, यह तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, रमा ने लहले पर दहला लगाया। झांसी की रानी से कौन पंगा लेगा, किसको अपनी शामत बुलानी है, वर्तिका ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा। वर्तिका की बात सुनकर रमा ने गंभीर स्वर में कहा। बालिके, तुम तो बहुत समझदार निकली, बड़ी जल्दी मेरी बात समझ गई। माते, सुना है कि संगति का असर जल्दी पड़ता है, वर्तिका ने भी गंभीर लहजे में कहा। फिर दोनों सहेलियां खिलखिलाकर हंसने लगी। अच्छा, यह सब छोड़, मैंने तुम्हें जो बताने के लिए फ़ोन किया है, पहले वह सुन, रमा ने धीरे से कहा। ऐसी क्या बात है जिसे बताने के लिए तो इतनी उतावली हो रही है, कहीं जीजा जी का किसी लड़की से कोई चक्कर वक्कर तो नहीं शुरू हो गया, वर्तिका ने मजाकिया लहजे में पूछा। तेरे जीजा जी तो ठहरे पत्नी भक्त, मैं तो विक्रम के बारे में बात करने वाली हूँ, जिसे तू मासूम छोटा बच्चा समझती है, रमा ने चिढ़कर कहा। विक्रम का नाम सुनते ही वर्तिका खामोश हो गई, उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया हो, वह दर्द से तड़प उठी। विक्रम के बारे में? विक्रम ने ऐसा क्या किया है, वर्तिका ने डरते हुए धीरे से पूछा। तेरा विक्रम तो बड़ा शातिर निकला, वह जो है वह दिखाई नहीं देता, उसने अपने चेहरे पर शराफत का मुखौटा लगा रखा है। तुम्हें पता है, उसने पैसे के लिए तुम्हें धोखा दिया था, जिस लड़की से उसने शादी की थी वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। विक्रम ने उससे शादी की, पर दूसरी औरतें के साथ भी उसके नाजायज संबंध थे। जब इस बात का पता उसके पत्नी को चला तो उसने उसे तलाक देने की धमकी दी। तब विक्रम ने मगरमच्छी आंसू बहाकर उसे मना लिया और बाद में उसे स्लो पॉइजन देकर उसकी हत्या कर दी। रमा ने विक्रम के बारे में धमाका किया। रमा की बात सुनकर वर्तिका सिर से लेकर पांव तक कांप गई। उसने हकलाते हुए आश्चर्य से कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें किसने बताया? मोनिका ने। तुम्हें मोनिका तो याद है ना, रमा ने गुस्से में कहा। तो मोनिका की बातों पर कैसे विश्वास कर सकती हो, वह तो एक नंबर की झूठी थी, वर्तिका ने कहा। हाँ, मोनिका छोटी थी, पर मोनिका विक्रम के साथ लिव इन रिलेशनशिप में है। उसने मोनिका से कहा था कि मेरी पत्नी बीमार है, जब वह मर जाएगी तो वह उससे शादी कर लेगा। रमा ने एक और धमाका किया। तो क्या विक्रम की पत्नी मर गई? वर्तिका ने अनजान बनते हुए पूछा। हाँ, उसकी पत्नी के 2 महीने पहले मौत हो गई है, रमा ने बताया। तो क्या विक्रम ने मोनिका से शादी की? वर्तिका ने उत्सुकता से पूछा। अरे नहीं, विक्रम अब मोनिका से नहीं, किसी डॉक्टर से शादी करने वाला है। वह डॉक्टर भी बहुत अमीर खानदान से है, रमा ने बताया। यह सब तुम्हें कैसे पता चला? वर्तिका ने पूछा।
मोनिका ने मुझे बताया है, कल वह मेरे घर आई थी। वह विक्रम के खिलाफ केस करने वाली है। वह मुझसे मदद मांगने आई थी। रमा ने गंभीर लहजे में कहा। तुमसे कैसी मदद? वर्तिका ने आश्चर्य से पूछा। वह कोर्ट में मेरी गवाही चाहती है और मैं उस डॉक्टर को विक्रम की असलियत बताऊं, जिससे वह विक्रम से शादी ना करे, रमा ने बताया। गवाही? कैसी गवाही? वर्तिका ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा। मैं कोर्ट में यह बयान दूं कि विक्रम प्ले बॉय था। वह कॉलेज की लड़कियों को बहला फुसलाकर उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाता था। उसने तुम्हें भी धोखा दिया है, रमा ने गंभीर लहजे में जवाब दिया। क्या तुम कोर्ट में गवाही देने जाओगी? वहाँ मेरा नाम भी लोगी? वर्तिका ने अविश्वसनीय स्वर में पूछा। हाँ, मैं कोर्ट जाऊंगी, विक्रम के खिलाफ गवाही भी दूंगी, पर तेरा नाम नहीं लूंगी, तो घबरा नहीं। लेकिन अब जब मुझे अवसर मिल रहा है तो मैं उस विक्रम को सज़ा दिला कर रहूंगी जिसने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, रमा ने कठोर शब्दों में कहा। क्या तुम उस डॉक्टर से मिलने जाओगी? वर्तिका ने धीरे से पूछा। हाँ, मैं आज शाम को ही उससे मिलने जा रही हूँ। विक्रम उस डॉक्टर का जीवन बर्बाद करे उससे पहले ही मैं विक्रम की सच्चाई उसे बता दूंगी, रमा ने कहा। अगर उस डॉक्टर ने तुम्हारी बात नहीं मानी और तुम्हारा ही अपमान कर दिया तो? वर्तिका ने गंभीर लहजे में शंका जताई। मैं इंसानियत के नाते उसे एक बार समझाने का प्रयास करूंगी। उसकी समझ में बात आती है तो ठीक, वरना वह भाड़ में जाए मेरी बला से। अगर उसके जीवन में बर्बादी ही लिखी होगी तो कोई कुछ नहीं कर सकता, रमा ने गंभीर लहजे में कहा। अच्छा, अब मैं फ़ोन रखती हूँ। मैंने तुम्हें सच का आईना दिखाने के लिए फ़ोन किया था। अब विक्रम को तो अपने दिल की कैद से आज़ाद कर दे और आगे बढ़, किसी और का हाथ थाम कर। इसी में तेरी भलाई है। आगे तो खुद इतनी समझदार है कि अपना भला बुरा समझ सकती है, और अगर नहीं समझना है तो तेरी मर्जी, अकेली चलती रहे मेरी बला से, रमा ने गुस्से में झल्ला कर कहा। हर वक्त तेरी नाक पर गुस्सा रहता है, तू तो हवा से भी लड़ती हुई चलती है, वर्तिका ने हंसते हुए कहा। वर्तिका की बच्ची, तुझे अभी बताती हूँ, मैं तेरा सर फोड़ दूंगी, रमा ने गुस्से में कहा। फोन में घुसकर? वर्तिका ने हंसते हुए पूछा। ठीक है, अभी मेरा मजाक उड़ा ले तू, मेरे सामने आ जा, फिर बताऊंगी, रमा ने मायूसी से कहा। तेरे सामने हेलमेट पहन कर आऊंगी, वर्तिका ने चिढ़ती हुई कहा, फिर खिलखिला कर हंस पड़ी। वर्तिका को हंसता हुआ सुनकर रमा भी हंसने लगी। अच्छा, मैं अभी फ़ोन रखती हूँ। विक्रम की होने वाली पत्नी डॉक्टर मानसी से मिलने के बाद तुम्हें फ़ोन करूँगी। बाय बाय। इतना कहकर रमा ने फ़ोन काट दिया। फ़ोन रखने के बाद वर्तिका विक्रम, मोनिका और डॉक्टर मानसी के बारे में ही सोचती रही। उसके मन में बार बार यही विचार आ रहा था, क्या विक्रम जिस डॉक्टर से शादी करने वाला है वह नितिन की चचेरी बहन मानसी ही है, या वह कोई दूसरी लड़की है? मुझे इसका पता लगाना होगा। अगर वह लड़की नितिन की बहन है तो मुझे नितिन सर को विक्रम की सच्चाई बतानी होगी, वरना एक मासूम निर्दोष लड़की का जीवन बर्बाद हो जाएगा। विक्रम जैसे वासना के पुजारी कभी किसी से प्यार कर ही नहीं सकता। मुझे लगता है कि डॉक्टर मानसी ने विक्रम को शादी से पहले अपने शरीर को छूने की इजाज़त नहीं दी होगी, इसीलिए वह उससे शादी कर रहा है। दूसरी डॉक्टर मानसी अमीर खानदान से ताल्लुक़ रखती है, इसीलिए भी विक्रम उससे शादी करने को लालायित हो रहा है, वरना वह डॉक्टर मानसी से कभी शादी न करता। मेरे घरवालों के पास और मोनिका के घरवालों के पास पैसा नहीं था, तो उसने हम दोनों से शादी नहीं की। मैं विक्रम के बहकावे में नहीं आई, इसीलिए वह मेरे शरीर से खेल नहीं सका, जबकि मोनिका का पूरा जीवन उसने बर्बाद कर दिया। मोनिका से शादी से पहले ही अपने शरीर को विक्रम के सुपुर्द कर दिया था। अब जब विक्रम की पत्नी मर गई और मोनिका से उसका मन भर गया तो वह नई लड़की को अपने जाल में फंसाकर उसके शरीर और दौलत पर अपना अधिकार करना चाहता है। रमा ठीक कह रही है। मैं अब तक विक्रम को मजबूर और शरीफ समझती थी, पर वह दोहरा चेहरा लिए फिर रहा था। अब जब मेरे सामने विक्रम के चेहरे से मुखौटा उतर गया है तो मुझे दोबारा उस पर यकीन नहीं करना चाहिए।
अगर उसने मजबूरी में शादी की होती तो वह अपनी पत्नी की मौत के बाद मुझसे शादी करता। किसी डॉक्टर मानसी से शादी करने की ना सोचता। वह किसी से प्यार नहीं कर सकता। वह सिर्फ खुद से, दौलत से और औरत के शरीर से प्यार करता है। ऐसे दरिंदे को समाज में खुला नहीं छोड़ना चाहिए, वरना वह किसी दूसरी मासूम वर्तिका, मोनिका और मानसी का जीवन बर्बाद करता रहेगा। मुझे उसकी असलियत सबके सामने लानी ही होगी। इसके लिए मुझे नितिन सर, चेयरमैन साहब की नज़रों में गिरना भी पड़ा तो मुझे यह अपमान बर्दाश्त है, लेकिन अब किसी मासूम लड़की का जीवन मैं विक्रम को बर्बाद नहीं करने दूंगी। वर्तिका मन ही मन यह निश्चय कर चुकी थी। उसे सिर्फ चेयरमैन साहब और नितिन के लौटने का इंतजार था। उनके आते ही वह विक्रम की सच्चाई उन्हें बता देगी। तभी वर्तिका के मन में एक आवाज़ आई, क्या नितिन और चेयरमैन साहब तुम्हारी बातों पर विश्वास करेंगे? हो सकता है कि मानसी ही तुम्हें गलत समझ बैठे। अपने मन की बात सुनकर वर्तिका के चेहरे पर दर्द भरी मुस्कुराहट फैल गई। उसने मन ही मन कहा, मैं नितिन सर को सच बताकर अपना फर्ज पूरा करूंगी। आगे मानसी उसके घर वालों की मर्जी, जैसा चाहे करे, मेरी बला से। वर्तिका ने मन ही मन सोचते हुए निर्णय लिया। वर्तिका अपने पढ़ने की मेज के पास जाकर कुर्सी पर बैठ गई। उसने अमृता प्रीतम की एक किताब उठाई और पढ़ने की कोशिश करने लगी। अमृता प्रीतम की एक रचना की कुछ पंक्तियों का भाव, जहाँ मन के जज्बात दबाए ना जाएं, बगावत का सुर सुनाई दे, वह मेरा घर होगा। पढ़कर वर्तिका ने लंबी सांस ली। वह आगे पढ़ने की कोशिश करने लगी, पर वर्तिका का मन पढ़ने में नहीं लग रहा था। उसने झल्लाकर किताब बंद की और कमरे से बाहर निकल आई। थोड़ी देर बाद वह बरामदे में इधर उधर टहलती रही, फिर बाहर हॉस्टल के गार्डन की ओर चल पड़ी। बोर्डिंग स्कूल पहाड़ी इलाके में था। यहाँ का मौसम और प्राकृतिक सौंदर्य लोगों के आकर्षण का केंद्र था। आज का मौसम भी बहुत सुहाना था। आसमान पर बादल छाए हुए थे, ठंडी हवाएं चल रही थी। बगीचे में भी तरह तरह के फूल खिले हुए थे। हरसिंगार के पेड़ के नीचे फूलों की सफ़ेद चादर से बिछी हुई थी। हरसिंगार के फूलों की महक बगीचे के वातावरण को सुगंधित कर रहा था। बाहर का प्राकृतिक सौंदर्य देखकर वर्तिका के मन का तूफान थोड़ी देर के लिए रुक गया। उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसके चेहरे का तनाव गायब हो गया। मैडम, आप यहाँ अकेले क्या कर रही हैं? तभी पीहू की मासूम सी आवाज़ सुनकर वर्तिका चौंक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पीहू खड़ी हुई थी। पीहू को देखते ही वर्तिका को विक्रम का चेहरा याद आ गया। उसके चेहरे की मुस्कान फिर गायब हो गई। वह वर्तिका ने स्वयं को तुरंत संभाल लिया और मुस्कुराते हुए पीहू से पूछा, आप यहाँ क्या करने आई हैं पीहू जी? मैडम, आपने कहा था कि आप अभी मेरे पास आएंगी। मैं आपका इंतज़ार कर रही थी। जब आप नहीं आई तो मैं आपसे मिलने आपके कमरे पर गई। वहाँ मुझे रामू काका ने बताया कि उन्होंने आपको गार्डन की ओर जाते देखा है, तो मैं आपसे मिलने यहाँ आ गई। पीहू ने मासूमियत से जवाब दिया। अच्छा, तो अब आप मेरी जासूसी कर रही थी? वर्तिका ने पीहू को गुदगुदाते हुए कहा। गुदगुदी लगने से पीहू खिलखिलाकर हंसने लगी। उसकी मासूम हंसी से पूरा वातावरण गुंजामय हो उठा। वर्तिका बहुत देर तक पीहू से बातें करती रही। पीहू की बातें सुनकर वर्तिका को इतना पता चला कि विक्रम अपनी बेटी से प्यार नहीं करता और डॉक्टर मानसी को वह पीहू के पास आने नहीं देता था। पीहू ने यह भी बताया कि एक बार डॉक्टर मानसी ने विक्रम से कहा भी था, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपकी पत्नी की तबीयत में सुधार क्यों नहीं हो रहा है, जबकि मैं जो दवाइयाँ दे रही हूँ उससे उनकी तबीयत ठीक हो जानी चाहिए थी। पीहू की बात सुनकर वर्तिका को रमा की बात याद आ गई कि विक्रम अपनी पत्नी को स्लो पॉइजन दे रहा था, जिससे वह मर जाए। इसका मतलब यह है कि डॉक्टर मानसी की दवा इसलिए काम नहीं कर रही थी क्योंकि विक्रम अपनी पत्नी को धीमा जहर दे रहा था। पीहू की बात सुनकर वर्तिका का निर्णय और भी दृढ़ हो गया। उसने सोच लिया कि वह विक्रम की सच्चाई नितिन को जरूर बताएगी। वर्तिका काफी समय पीहू के साथ बगीचे में बैठी बातें करती रही। तभी वहां शालू आ गई। उसने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, दीदी, आज आपको क्या हो गया है? आप तो हर काम समय पर करती हैं। आज दोपहर का 2:30 बज रहा है और आप खाने के लिए मेस में नहीं आई, तो मैं समझ गई कि आज आप परेशान हैं और आप यहाँ बगीचे में ही बैठी होंगी। और देखिए, मेरा अनुमान सही निकला। अब चलिए खाना खाइए। यह दुनिया है, यहाँ मरना जीना लगा ही रहता है, पर किसी के मरने से जिंदगी रुकती नहीं।
आप कब तक दुखी रहेंगी? यहाँ सभी ने यह समाचार सुना पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। एक आप हैं जो अभी तक शोक में डूबी हुई हैं। शालू की बात सुनकर वर्तिका धीरे से मुस्कुरा दी। वह शालू को क्या बताती कि वह क्यों दुखी और परेशान है। अच्छा मेरी दादी अम्मा, मुझे तुम्हारी बात समझ आ गई। चलो खाना खाने चलते हैं। वर्तिका ने बात को बदलकर मुस्कुराते हुए कहा। शालू भी वर्तिका की बात सुनकर मुस्कुरा दी। फिर तीनों मेस की ओर चल पड़े। खाना खाने के बाद वर्तिका ने पीहू को उसके कमरे में छोड़ा और खुद अपने कमरे में आ गई। उसके सर में दर्द हो रहा था। यह बात उसने शालू को नहीं बताई थी। कमरे में आकर वर्तिका ने एक सर दर्द की दवा खाई और बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर बाद वर्तिका इधर उधर करवटें बदलती रही, फिर धीरे धीरे नींद की आगोश में समा गई। वर्तिका दूसरे दिन जब अपने ऑफिस पहुंची तो उसे पता चला कि नितिन सर स्कूल आए हुए हैं। वह मन ही मन सोच रही थी कि नितिन सर से कैसे विक्रम के विषय में बात करे। अभी इसी उधेड़बुन में थी कि तभी शालू ने आकर कहा कि उसे नितिन सर बुला रहे हैं। वर्तिका ने सोच लिया कि मौका मिलते ही वह नितिन से विक्रम के बारे में बात करेगी। मैं कम इन सर? वर्तिका ने नितिन के ऑफिस के दरवाजे पर पहुंचकर कहा। कम इन? वर्तिका जी, अंदर से नितिन की आवाज़ सुनाई दी। वर्तिका कमरे में दाखिल हुई। नितिन के कहने पर वह सामने की कुर्सी पर बैठ गई। मिस वर्तिका, कल मीटिंग नहीं हो सकी थी पर पापा ने आपको वाइस प्रिंसिपल के पद पर नियुक्त कर दिया है। ये रहा आपका अपॉइंटमेंट लेटर। नितिन ने एक लिफाफा वर्तिका को पकड़ाते हुए कहा। वर्तिका ने अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया। वह चुपचाप बैठी रही। उसके चेहरे पर गंभीरता छाई हुई थी। वर्तिका को गंभीर देखकर नितिन ने गंभीर लहजे में पूछा, क्या बात है वर्तिका जी? लगता है कि आप खुश नहीं हैं, पर कल तो आप इस पद पर कार्य करने के लिए तैयार थी, फिर आज ऐसा क्या हो गया? सर, मैं बहुत खुश हूँ। इस पद के कार्यभार ग्रहण करने से पहले मैं आप और चेयरमैन साहब को कुछ बताना चाहती हूँ। उसके बाद जो आपका फैसला होगा वही मेरा होगा। वर्तिका ने गंभीर लहजे में कहा। आप क्या बताना चाहती हैं? क्या उस बात का ताल्लुक आपसे है? नितिन ने गहरी नजरों से वर्तिका को देखते हुए पूछा। सर, उसका संबंध मेरे साथ साथ आपके होने वाले बहनोई विक्रम से भी है। वर्तिका ने गंभीर मुद्रा में कहा। क्या? विक्रम? विक्रम के विषय में आप क्या बताना चाहती हैं? और विक्रम का आपसे क्या रिश्ता है? नितिन ने गंभीर लहजे में पूछा। उसके स्वर में कड़वाहट थी। सर, यह बात यहाँ ऑफिस में नहीं की जा सकती। मैं सभी बातें चेयरमैन साहब के सामने करना चाहती हूँ। अगर वहाँ आपकी बहन मानसी जी भी हो तो और भी अच्छा होगा, वर्तिका ने धीरे से कहा। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। नितिन कुछ देर वर्तिका को घूरता रहा, फिर गंभीर लहजे में बोला, ठीक है, मेरे साथ मेरे घर चलिए। वहाँ पापा और मानसी दोनों हैं। आपको जो भी कहना है उनके सामने कह सकती हैं। इतना कह नितिन कुर्सी से उठ खड़े हो गए। चलिए वर्तिका जी, इतना कहकर वह ऑफिस से बाहर निकल गए। वर्तिका भी नितिन के पीछे चल पड़ी। नितिन ने पार्किंग में पहुंचकर अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला और वर्तिका को गाड़ी में बैठने के लिए कहकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। वर्तिका ने गाड़ी में बैठते ही कार स्कूल कैंपस से बाहर निकल गई। कुछ टीचर्स ने नितिन के साथ वर्तिका को कार में बैठते हुए देखा। उनकी समझ में कुछ नहीं आया। वह एक दूसरे का मुंह देखते हुए आपस में कानाफूसी करने लगे। तभी वहाँ शालू आ गई। उसने वहाँ खड़े लोगों को बातें करते हुए सुन लिया। वह लोग नितिन और वर्तिका के संबंधों को लेकर उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। आप लोगों के पास दूसरा कोई काम नहीं है क्या, जो आप लोग नितिन साहब और वर्तिका दीदी के बारे में उल्टी सीधी बातें बना रहे हैं? वर्तिका दीदी वार्डन है, कोई विशेष काम रहा होगा इसीलिए बड़े साहब से मिलने गई होंगी। आप लोग तो अपना काम ठीक से करते नहीं, बस दूसरों में बुराइयां ढूंढते रहते हैं, शालू ने गुस्से में कहा। शालू के पास सुनकर सभी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वह सभी जानते थे कि शालू वर्तिका और नितिन की बहुत खास है। कहीं उसे नितिन को कुछ बता दिया तो उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए उन लोगों ने कोई बहस नहीं की और चुपचाप वहां से खिसक लिए। उधर नितिन गाड़ी चलाते हुए मन ही मन यही सोच रहा था कि विक्रम के बारे में वर्तिका ऐसा क्या जानती है जो पापा और मानसी को बताना चाहती है। उसने वर्तिका से कुछ पूछा नहीं, गाड़ी चलाता रहा। वर्तिका भी गुमसुम बैठी रही। उसके हृदय में तूफान उठा हुआ था। उस तूफान को वह अपने मन में ही दबाए हुए बैठी थी। थोड़ी देर बाद गाड़ी के रुकने से वर्तिका की तंद्रा भंग हुई। उसने चौंक कर देखा तो गाड़ी एक शानदार महल के कंपाउंड में खड़ी हुई थी। गाड़ी के रुकते ही एक नौजवान भागकर आया और उसने कार का दरवाज़ा खोला। नितिन कार से बाहर निकल आए।
जब तक नौकर वर्तिका की तरफ का दरवाज़ा खोलता, वर्तिका स्वयं कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई थी। अपने मालिक के साथ एक सुंदर सी लड़की को देखकर बूढ़े नौकर के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वह वर्तिका को नितिन की दोस्त समझने की भूल कर रहा था। नितिन वर्तिका को लेकर घर के अंदर गया। अंदर बड़े से हॉल में पहुंचते ही वर्तिका की आंखें चौंधी आ गई। हॉल की सजावट किसी राजमहल से कम नहीं थी। छत से बड़े बड़े फानूस लटक रहे थे। दीवारों पर बेशकीमती तस्वीरें टंगी हुई थी। हॉल के बीचों बीच 4 बड़े सोफे का सेट रखा हुआ था। कीमती गमलों से हॉल को सजाया गया था। हॉल की भव्यता और सुंदरता देखकर वर्तिका अचंभित हो गई थी। तभी उसकी नज़र चेयरमैन साहब पर पड़ी जो एक सोफे पर बैठे हुए थे। उन पर नजर पड़ते ही वर्तिका उन्हें प्रणाम किया। तभी वहां नितिन की माता जी भी आ गई, जिन्होंने नितिन के साथ वर्तिका को देखा तो उनके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कुराहट फैल गई। अरे वर्तिका, तुम नितिन के साथ यहाँ, कोई खास बात है क्या? चेयरमैन साहब ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए गंभीर मुद्रा में पूछा। पापा, वर्तिका जी आप और मानसी से विक्रम के विषय में कुछ कहना चाहती हैं, इसीलिए मैं इन्हें यहाँ लेकर आया हूँ, नितिन ने गंभीर लहजे में कहा। विक्रम के विषय में? चेयरमैन साहब ने आश्चर्य से पूछा। यस सर, यह समय इन बातों का नहीं है, पर कहीं मानसी जी के साथ कुछ गलत ना हो जाए, इसीलिए मैं यह सब बताने जा रही हूँ। जब कल आपने कहा कि मानसी जी 10 दिन बाद विक्रम से शादी करने वाली थी, अब शादी टल जाएगी, तो मैं विक्रम का नाम सुनकर चौंक गई थी, क्योंकि मैं जिस विक्रम को जानती हूँ वह भी किसी डॉक्टर मानसी से ही शादी करने वाला था। पर फिर मैंने सोचा हो सकता है कि जिस विक्रम से मानसी जी शादी करने वाली हैं वह कोई और विक्रम हो, और जिस विक्रम को मैं जानती हूँ वह नहीं। लेकिन आप लोगों के जाने के बाद मेरी सहेली का फ़ोन आया। उसने जो बातें बताई तो मेरा शक यकीन में बदल गया कि जिस विक्रम को मैं जानती हूँ उसी से मानसी जी शादी करने जा रही हैं। वर्तिका ने गंभीर लहजे में कहा। आप जिस विक्रम को जानती हैं, अगर मैं उस विक्रम से शादी करने जा रही हूँ तो इसमें आपको क्या आपत्ति है वर्तिका जी? तभी मानसी ने कमरे में आते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी मानसी जी, अगर आपने विक्रम से शादी की तो आपका जीवन खतरे में पड़ जाएगा, वर्तिका ने सपाट स्वर में कहा। तुम विक्रम के खिलाफ मुझे भड़काने की कोशिश कर रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम खुद विक्रम से शादी करना चाहती हो? मानसी ने व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट के साथ कहा। मानसी जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, वर्तिका ने जल्दी से कहा। मैं तुम्हारे इरादे अच्छी तरह समझ रही हूँ। तुम मुझे विक्रम के खिलाफ भड़का कर अपना उल्लू सीधा करना चाहती हो, मानसी ने गुस्से में कहा। नहीं मानसी जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैं विक्रम को अच्छी तरह जानती हूँ। वह अपने चेहरे पर शराफत का मुखौटा लगाकर घूम रहा है। अपने शरीफ चेहरे के पीछे उसने अपना घिनौना चेहरा छुपा रखा है, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, या आप देखना ही नहीं चाह रही हैं, वर्तिका ने थोड़ा गुस्से में कहा। मैं देखना चाहती भी नहीं, विक्रम मुझसे प्यार करता है, मैं विक्रम को अच्छी तरह जानती हूँ, वह मुझे कभी धोखा नहीं देगा। इसीलिए तुम विक्रम के खिलाफ मेरे मन में जहर भरना बंद करो, मानसी ने चिढ़कर कहा। चेयरमैन साहब, उनकी पत्नी और नितिन वर्तिका के बात सुनकर स्तब्ध रह गए। उनके मुंह से कोई आवाज़ निकल नहीं रही थी। आप विक्रम को उतना ही जानती हैं जितना उसने खुद को जानने दिया है। विक्रम की एक बेटी भी है जिसका नाम पीहू है। क्या आप उससे मिली हैं? वर्तिका ने मानसी से ही प्रश्न किया। हाँ, मैं यह जानती हूँ कि विक्रम की एक बेटी है, लेकिन पीहू मुझसे मिलना नहीं चाहती। वह अपने पापा के साथ किसी भी औरत को बर्दाश्त नहीं करती। अगर विक्रम अपनी किसी महिला मित्र को घर लेकर जाता है तो पीहू को गुस्सा आ जाता है। वह गुस्से में आकर उस औरत को चोट भी पहुंचा सकती है। इसीलिए विक्रम मुझे पीहू से दूर रखता है, मानसी ने आत्मविश्वास के साथ कहा। विक्रम झूठ बोल रहा है, पीहू ऐसे नहीं है, मैं पीहू को अच्छी तरह जानती हूँ, वर्तिका ने दृढ़ता से कहा। तुम पीहू को कैसे जानती हो? मानसी ने वर्तिका को घूरते हुए पूछा। पीहू आपके ही बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती है, मैं उस हॉस्टल की वार्डन हूँ। नितिन सर भी पीहू से मिल चुकी हैं। क्या आपको पता है कि विक्रम ने पीहू से आपके विषय में क्या कहा है? विक्रम ने पीहू से कहा है कि आपको बच्चे पसंद नहीं हैं। अगर पीहू आपके आसपास रहेगी तो आप विक्रम से शादी नहीं करेंगी। आपके कारण विक्रम ने पीहू को बोर्डिंग स्कूल में डाला है, वर्तिका ने गंभीर लहजे में बताया।
नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा विक्रम से। मुझे तो बच्चे बहुत पसंद हैं, जबकि विक्रम ने ही मुझे बताया था कि पीहू अपनी मम्मा की मौत का जिम्मेदार मुझे समझती है, इसीलिए मुझसे नफरत करती है। वैसे वह मेरी किसी भी महिला दोस्त को पसंद नहीं करती। मानसी ने आश्चर्य भरे स्वर में कहा। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं तो आप खुद पीहू से मिलकर पूछ सकती हैं कि जो मैंने कहा वह सच है कि नहीं। वर्तिका ने गंभीर मुद्रा में कहा। वर्तिका, तुम्हें विक्रम के बारे में इतनी जानकारी किसने दी? चेयरमैन साहब ने गंभीर लहजे में पूछा। किसी ने नहीं दी। मैं विक्रम को जानती हूँ। वह मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था और मुझसे प्यार करने का दावा भी करता था, पर मुझसे शादी करने को तैयार नहीं था क्योंकि मेरे पिता के पास पैसा नहीं था। मैं उसके स्टेटस की नहीं थी, इसीलिए वह मुझसे शादी तो नहीं कर सकता था, पर मेरे साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहता था। जब मैं इसके लिए तैयार नहीं हुई तो वह मुझे छोड़कर चला गया और एक अमीर खानदान की लड़की से शादी कर ली और मोनिका नाम की लड़की के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगा। जब उसका मन अपनी पत्नी से भर गया तो उसे धीमा जहर देना शुरू कर दिया और इसी कारण आपकी दवाई का असर विक्रम की पत्नी पर नहीं हो रहा था। यह बात शायद आपने विक्रम से कही भी थी कि आपकी दवाई से उनकी पत्नी की सेहत में सुधार होना चाहिए, पर हो नहीं रहा। ऐसा क्यों है आप समझ नहीं पा रही हैं। अब तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि आपकी दवाई का असर क्यों नहीं हो रहा था। वर्तिका ने मानसी को गहरी नजरों से देखते हुए कहा। ओ माय गॉड, तो क्या विक्रम अपनी पत्नी को जहर दे रहा था? मानसी ने आश्चर्य से पूछा। उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव दिखाई दे रहे थे। हाँ, इस बात का कोई प्रमाण मेरे पास नहीं है, पर मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि विक्रम ने ऐसा किया होगा, वरना वह अपनी पत्नी की मौत के 2 महीने बाद ही आपसे शादी करने की ना सोचता। वह जब हॉस्टल आया तो मैंने उससे कहा कि तुम्हारी बेटी अभी छोटी है, जल्दी ही उसने अपनी माँ को खोया है। अब तुम भी उसे अपने से दूर कर रहे हो, लोग क्या कहेंगे? अभी तुम्हारी पत्नी को मरे 2 महीने ही हुए हैं। तो जानती है मानसी जी उसने मुझसे क्या जवाब दिया? उसने कहा था कि मेरी बेटी ने अपनी माँ को 2 महीने पहले खोया है, पर मैंने अपनी पत्नी को 5 साल पहले ही खो दिया है। मेरी भी शारीरिक इच्छाएं हैं। मैं 5 साल से औरत से दूर रहा हूँ, इसीलिए शादी करने जा रहा हूँ। तब मुझे यह बात नहीं पता थी कि वह मोनिका के साथ रिलेशनशिप में है और शराफत का ढोंग कर रहा है, वरना मैं उसी समय उसके चेहरे से शराफत का मुखौटा उखाड़ फेंकती। शायद आपको यह बात पता नहीं कि मोनिका विक्रम को कोर्ट में घसीटने की तैयारी कर रही है। मेरी सहेली रमा भी विक्रम के खिलाफ कोर्ट में गवाही देगी और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं भी गवाह के रूप में कोर्ट जाऊंगी। मानसी जी, मैंने अपने अतीत का काला पन्ना आप लोगों के सामने इसलिए खोला क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आपका जीवन भी विक्रम बर्बाद कर दे। वह आपकी दौलत हथियाने के लिए आपसे प्यार का नाटक कर रहा है। शादी होने के बाद वह अपना असली रंग दिखाएगा। मैं नहीं चाहती कि पीहू की माँ मोनिका और मेरी तरह विक्रम आपका जीवन भी बर्बाद करे। चेयरमैन साहब और नितिन सर का मुझ पर बहुत एहसान है, मेरे ऊपर, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि उनकी बेटी, उनकी बहन का जीवन विक्रम के हाथों बर्बाद हो। आगे आप लोगों की मर्जी, जैसा चाहे वैसा करें। चेयरमैन साहब, आप मुझे वाइस प्रिंसिपल बनाना चाहते थे, क्या अब भी आप मुझे इस योग्य समझते हैं? वर्तिका ने दर्द भरी आवाज़ में कहा। वर्तिका की बात सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया था। वर्तिका कुछ देर बैठी रही, फिर उठते हुए बोली, सर मैं चलती हूँ। अगर मेरे कारण आप लोगों का दिल दुखा हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। इतना कहकर वर्तिका हॉल से बाहर जाने लगी। तुम कहाँ जा रही हो वर्तिका? अभी हमने तुम्हें जाने की इजाज़त नहीं दी है, चेयरमैन साहब ने कठोर शब्दों में कहा। वर्तिका के पांव वहीं रुक गए। यहाँ आओ, चेयरमैन साहब ने गंभीर मुद्रा में कहा। वर्तिका चेयरमैन साहब के पास आकर सर झुकाकर खड़ी हो गई। तुमने विक्रम की असलियत बताकर हमारी बेटी का जीवन बर्बाद होने से बचा लिया, इसके लिए हम तुम्हारे आभारी हैं, चेयरमैन साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। धन्यवाद सर, आपने मेरी बात को समझा, वरना मैं बहुत डरी हुई थी कि कहीं आप मुझसे नाराज़ होकर मुझे नौकरी से ना निकाल दें। वर्तिका ने धीरे से कहा। मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ, चेयरमैन साहब ने रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ कहा। क्या? सर, मैंने जो भी विक्रम के बारे में कहा है वह सच है, मेरा विश्वास कीजिए। आप मुझे नौकरी से ना निकालिए, मैं कहाँ जाऊँगी? वर्तिका ने भर्राई हुई आवाज़ में कहा। चेयरमैन साहब ने वर्तिका की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और मानसी की तरफ मुखातिब होकर बोले, मानसी, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो।
तुम्हारी माँ की तेरहवीं के बाद मैं तुम्हारी शादी अपने दोस्त के बेटे से करने जा रहा हूँ। कैलाश तुमसे शादी करना चाहता था, पर जब मुझे पता चला कि तुम विक्रम से प्यार करती हो तो मैंने कैलाश के पिता को मना कर दिया था। पर अब जब विक्रम की असलियत हमारे सामने आ गई है तो अब विक्रम से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, चेयरमैन साहब ने मानसी से कहा। फिर वह वर्तिका की ओर मुखातिब होकर बोले, तुम क्या कह रही थी कि मैं तुम्हें नौकरी से ना निकालूं? यस सर, वर्तिका ने दुखी मन से कहा। हमारे घर की बहुएं नौकरी नहीं करती तो तुम कैसे करोगी? चेयरमैन साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। जी, मैं कुछ समझी नहीं, वर्तिका ने चौंक कर हकलाते हुए पूछा। अरे, सीधी सी बात तुम्हें समझ नहीं आई? मैं तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहता हूँ, चेयरमैन साहब ने नितिन की ओर देखकर हंसते हुए कहा। नितिन ने शर्मा कर अपना चेहरा झुका लिया। उसके चेहरे पर मंद मंद मुस्कुराहट फैली हुई थी। वर्तिका को जब चेयरमैन साहब की बात समझ आई तो उसका चेहरा भी शर्म से लाल हो गया और आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। वर्तिका के आंसू देखकर नितिन की मां ने उसे अपने सीने से लगा लिया। वर्तिका उनसे लिपट कर फूट फूट कर रो पड़ी। उसे आज फिर माँ की आंचल की छाँव मिल गई थी। इस खुशी में उसकी आंखों से गंगा जमुना भर खुशी का इजहार कर रही थी। दोस्तों, कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी सी कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।